हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ऐसे भी आप फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर पढ़ चुके हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल भी गई होगी। मैथ्स में किस तरह से वेक्टर का यूज़ होता है वो हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है। देखो सबसे पहला है कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, इसका डिफिनीशन को जानेंगे। ऐसे भी आप पहले भी मतलब फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, और स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। यानी फिक्स्ड वैल्यू हो गया तो वो मैग्नीट्यूड हो गया जिसको हम स्केलर कहेंगे, और अगर वेरी कर रहा है जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसी को डिफाइन कर देते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर ये क्या है, तो देखो इसके बारे में आप कह सकते हो कुछ इस तरह से कि लिख सकते हो इस तरह से, जो बात आपने अभी हमने कही कि अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जिसमें होगा उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे। और यहाँ जो मैथ्स में हम लोग वेक्टर करेंगे, यहाँ पर बार बार आपको एक वर्ड आने वाला है, वो होगा डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, तो हम लोग जहाँ भी डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे वो वेक्टर ही है एक्चुअली। तो इस बात को भी हम लिखते रहें कि हियर वी डिफाइन ऐसे करना, और डायरेक्टेड ठीक है लाइन सेगमेंट ओके इज कॉल्ड अ वेक्टर। बस इतना ही से मेरा काम हो जाएगा, यही एक्चुअली यहाँ पर जानना है। तो ये लो अंडर हम लोग इसको रख दिए। अब सुनो, अब कहेंगे कुछ इस तरह से भी। अब डायरेक्टेड लाइन को हम लोग ए बी लिखेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसको नोटिस करने हैं उसके बारे में देखो। चलो ये नोट करके लिख देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओके। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी मान लो, उसको हम नाम दे रहे हैं, इज रिटेन इन द वेक्टर फॉर्म, इज रिटेन इन द वेक्टर फॉर्म। इसको ऐसे दिखलाना, एज ए बी लिख देना, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया, और इस पे एक डायरेक्शन हमने ये दी है यानी ए से बी की ओर। वेयर यहां लिख देते हैं ए क्या है, तो ए हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और बी हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट। यानी यहां पर लिख देते हैं हियर ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल
पॉइंट, ऐसे समझो। ये हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि देखो मान लो ये हमने लाइन खींचा और ऐसे एरो मार दिए हो, इसका मतलब हो गया ये रहा ए और ये रहा बी, एंड हो गया यहाँ, तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। चाहो तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया ए और ये टर्मिनल पॉइंट बी हो गया, और यहाँ बस एक एरो दिखला देना है। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये ए बी आपका एक वेक्टर है, यानी ए बी, ऐसे हम इसको दिखलाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, तो इसको तुम ऐसे समझो। लिख देते हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज रिटन एज ऐसे लिख देना मॉड में, ठीक है, वेक्टर ए। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू। अब सुनो, इफ मॉड, अगर मान लो कि मॉड ए बी, ठीक है, ऐसे नहीं, मॉड को छोड़ बाद में लिखते हैं, पहले एक बात बताते हैं, यानी इसका एक वैल्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर दे देते हैं। आगे चर्चा करेंगे क्या होता है पोजीशन वेक्टर। मान लो ए बी इक्वल टू, आप शॉर्ट में लिखते हो ये वेक्टर ए बी लिखो या वेक्टर ए लिखो, तो इसकी मैग्नीट्यूड है ना, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज, ये हो जाएगा ए बी लिखोगे ऐसे, या फिर लिखोगे ऐसे, यानी ए से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए बी से भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू ए, यही तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, बस इतना ही जानना वेक्टर पर ये। अब कुछ टर्म्स और है, यानी यहां तक हम लोग वेक्टर जान गए, वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अब सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो है यूनिट वेक्टर। तो सुनो, ये क्या होता है, सबसे पहला है आपका, देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, मान लो जैसे ये ए बी कोई वेक्टर है, ए बी मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, जैसे आप लिखते हैं ये ए बी वेक्टर हो गया, ये मान लो कि तुम्हारा ए है ना, ऐसे। तो ए का यूनिट वेक्टर को जो है ना हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और डिफाइन करेंगे हम लोग ऐसे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, जब भी यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का फाइंड करना होगा तो दैट वेक्टर है ना, यानी पोजीशन वेक्टर जो भी गिवन होगा उस वेक्टर का, और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये काम कर लेना। तो चलो इस चीज को भी हम डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि तुम बाद में ये सिंबॉलिकली अगर लिखें तो नहीं समझ पाओ, तो आपका एक नोट बन जाए, तो कुछ उस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लो कहते हो कि ऐसे लिख देते हैं यूनिट वेक्टर में, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी यानी वेक्टर ए बी इज 1, तब तो यूनिट हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 1 अगर है, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं, और ऐसे जो वेक्टर, चूंकि ए को आपने दिखाया है इस तरह से, ए से भी दिखला है ए बी को, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, ये दिखला सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तब कहेंगे देन वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ए इज कॉल्ड और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई, एंड डिनोटेड बाई, ऐसे दिखलाना है आपको, ए कैप ऐसे दिखलाना है। चलो अब फार्मूला जो लिखे थे उसको लिख देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ये हमारा हो गया फार्मूला। ऐसे लिखना, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सॉरी, जब ए लिख रहे हैं तो उसी को लिखना है,
जिस रूप में वेक्टर को रिप्रेजेंट करो उसका मैग्नीट्यूड उसी रूप में लिखो। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये आपका रहा फैक्ट जिसके बारे में जानना है। तो यूनिट वेक्टर हमें बार बार फाइंड भी करना पड़ेगा। चलो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि इसका हम पीपीटी नहीं बना पाए हैं, इसीलिए डायरेक्ट लिख के ही आपको समझा दे रहे हैं। सुनो, नेक्स्ट है तुम्हारा, इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, बेस्ट होगा। देखो कह रहा है एग्जांपल, ये आपका क्वेश्चन है कि इफ मान लो वेक्टर ए इक्वल टू तुम्हारा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो आई जे के है ना, ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसका डायरेक्शन है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपका ए है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो हम कह रहे हैं आपसे कि देन फाइंड करना है, देन द यूनिट वेक्टर, यूनिट, ठीक है। एक सेकेंड जरा सा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, को दूर कर लेते हैं। यहाँ पर गलत लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। यूनिट UNIT, ओके, यूनिट, यूनिट सब जगह सुधार लेना बच्चा, ठीक है। ये हो गया यूनिट, और कहीं है और नहीं है ना, ओके चलो। तो ये हो गया देन द यूनिट वेक्टर, बात हो रही है द, देन द यूनिट वेक्टर, ठीक है, देन द यूनिट वेक्टर इसको ऐसे लिखते हैं, यानी आप लिखोगे यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइंड करना है, इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो आपका सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा ये फूल, चलो अब ठीक है। ये आपका यहाँ पर देख ला दिए, ये यूनिट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और ये आपका पॉइंट हो गया नोट डाउन करने के लिए यूनिट वेक्टर यहाँ फाइंड करना है। फाइंड एग्जांपल है वेक्टर ए गिवन है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसको हम लोग बस जो फार्मूला लिखे हैं उसी पर सेट कर देना है, और तब तो आप लिख सकते हो दिस इज सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर बराबर क्या बोले हैं, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स दिस। अब सुनो वेक्टर ए क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ये जो कैप है ना यही यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को यहां दिखला रहे हैं, जेड के डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड को क्या डिफाइन करते हैं इस तरह से, इसके मैग्नीट्यूड हो गया मतलब आई के साथ जो कोएफिशिएंट दिख रहा है ना एक्स वाई जेड स्केलर, इसका स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। एक्स वाई जगह पर जो भी हो तो तुम वहां से आंसर कर सकते हो, जो भी दे देंगे वहां से निकाल लेना, ठीक है। यही आंसर हो गया।
ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सीख रहे हैं इक्वल वेक्टर। ओके, ये हो गया आपका देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है। देखिए इसका डिफिनेशन हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो इसके बारे में आप लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर मींस क्लियर है कि दो वेक्टर आपके पास ए एंड बी देंगे, ए और बी आपके पास दो वेक्टर होगा। ये इक्वल तब होगा जब इसका इफ इट्स मैग्नीट्यूड मींस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा हो जाए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ और एक बात, एंड द डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एंड डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यही हो गया है ना, मीन्स ए लिख दिया, समझ आओगे ना, ए इक्वल टू बी होगा इफ दिस, लिख देते हैं वी कैन से शॉर्ट में कि ए और बी इक्वल होंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और आल्सो देखो लिख देते हैं आल्सो इसका जो रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट होगा यानी ए बी का, वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे लिख देते हैं आल्सो रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट जो भी हो, कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी है ना, शुड इक्वल ये होना है, शुड इक्वल, तब तुम्हारा काम होगा, इतना जानो। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम दे देते हैं। देखिए तो इस पर एक एग्जांपल हो गया, मान लो कि तुम्हारे पास है इफ वेक्टर ए हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 3i प्लस 2j मान लो है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू आपके पास है 2i प्लस 3j। सुनो, केवल नाम बदला है, देख रहे हो, ए और बी हो गया, और यहाँ पे क्या है, ए का जो कोफिशिएंट था यानी स्केलर मल्टीपल जो था वो 3 है, यहाँ पर तुम्हारा 2 हो जा रहा है। यहाँ जे का जो स्केलर मल्टीपल वो 2 है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये इक्वल है ना, इज ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्या ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। आंसर क्या होगा, नो। इसका सॉल्यूशन हो गया यानी आंसर हो गया कि हियर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों, रीजन दे देना, एज स्केलर मल्टीपल्स आर नॉट इक्वल, एज देयर स्केलर मल्टीपल्स आर नॉट सेम, एज पर डिफिनीशन हम ये बात कह दिए। ठीक है, अब चलो, अब तुम्हारा नेक्स्ट होगा, नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में करेंगे, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। पहले हम लोग अपना डाटा को फंडामेंटल्स को कर लेते हैं, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा हमारा जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर, इस पर बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हो गया टॉपिक
देखो यहां पर देखना, और जीरो वेक्टर, और इसी को हम लोग कह सकते हैं और नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर ये क्या होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्या होता है। देखो यहां पर हम लोग कहेंगे, क्लियर हो गया, जीरो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, यानी टर्मिनल पॉइंट और वो जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए दोनों सेम होगा तो वो जीरो वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना चाहिए। तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं कि अ वेक्टर हैविंग, ठीक है, सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स सेम हो गया, तब क्या हो जाएगा, चलो और लिख देते हैं, एंड ये डिनोट के, एंड शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंड इज डिनोटेड बाई, इसको आप ऐसे कह सकते हो, एंड डिनोटेड बाई, ये सॉरी इसको हम लोग जीरो से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, जीरो, और चूंकि वेक्टर है तो यहां पर सिंबल दे देना वेक्टर का, यानी कह सकते हो क्लियरली ए अगर इनिशियल पॉइंट है तो फाइनल भी यही होगा, टर्मिनल पॉइंट भी यही होगा, यानी ए बराबर जीरो वेक्टर, ये हो गया, क्लियर हो गया। चलिए ये भी हम सीख गए। अब है आपका निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट, अच्छा रुको एक काम करते हैं, पहले सारे वेक्टर्स को एक लिख देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अब तुम्हारा यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है यहाँ पर ला दिए हैं, अब आपका टाइम बचेगा। देखिए सबसे पहले अभी करना क्या है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके बारे में आप बोल सकते हो कोई भी वेक्टर निगेटिव कब होगा, जब उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। ठीक है, यानी वेक्टर है तुम्हारे पास, सपोज ए बी कोई वेक्टर है, ठीक, तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन को बदल देना है। तो चलिए इसी बात को हम बोल देते हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं, और निगेटिव वेक्टर बारे में बोल दो कि शॉर्ट में लिखते हैं हैविंग, मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, बस इतना ही। वेक्टर्स हैविंग, लो लिख देते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब तो कह सकते हो सो ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, इक्वल टू मान लो अगर ए है, निगेटिव वेक्टर लिखना है, देन इट्स निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर इज आपका हो जाएगा ये बी ए, ओके, एंड दिस इज माइनस ए, ऐसे लिख देना। तो ये तो हो गया निगेटिव वेक्टर के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ये आपका है को इनिशियल वेक्टर। नाम ही काफी है कि वैसे वेक्टर्स
कोई इनिशियल होगा अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ओके, तो चलिए इस बात को हम लिख दे रहे हैं। देखो यहां पे हो जाएगा, लिख देना कि शॉर्ट में लिख देते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे मान लो एक पिक्चर बना देते हैं, सपोज करो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ये है, देखते चलो, तीसरा वेक्टर तुम्हारा ये है, देख रहे हो ना। इसका मतलब सबका इनिशियल पॉइंट अगर ओ है तो ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और ये तुम्हारा वेक्टर सी मतलब पॉइंट दिखला दिए, यानी इनिशियल पॉइंट ओ हो गया, टर्मिनल पॉइंट ए है, इनिशियल ओ है, टर्मिनल बी है, यानी ये वेक्टर ओ है, ये वेक्टर ओ बी है, और ये वेक्टर ओ सी है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हियर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर। ओके, आर को इनिशियल वेक्टर हो गया। बस इतना ही जानना है को इनिशियल वेक्टर के बारे में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जानना ये कोलिनियर वेक्टर, ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जगह बना लो। देखो काफी है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करे या फिर पैरेलल हो, दो वेक्टर पैरेलल अगर है या फिर सेम लाइन पे लाई कर रहा है तीनों पॉइंट, तो वो कहलाएगा कोलिनियर। जैसे पहले हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। कोलिनियर वेक्टर के बारे में कह सकते हो ऐसे कि शॉर्ट में लिखते हैं, देखना, वेक्टर्स हैविंग सेम, लिख दो सेम, और पैरेलल सपोर्ट कुछ भी लग सकते हो, हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट्स, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ऐसे हम खींच देते हैं, ये तुम्हारा हो गया, मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट सी है, यानी यहाँ पर हम लोग टर्मिनल पॉइंट को दिखला रहे हैं। ए बी ये वेक्टर हो गया, दूसरा बी सी ये वेक्टर हो गया, और ये पूरे ए सी वेक्टर हो गया। तब हम कह सकते हैं ऐसा हो पिक्चर, या फिर तुम्हारा ऐसा हो, ये ए बी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी वैक्टर, ये हो गया, और दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे खींच रहे हैं सी डी, देखो ये हो गया तुम्हारा सी डी। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल भी लग रहा है तुमको, है ना। तो ये दोनों वेक्टर तुम्हारा हो गया कोलिनियर वेक्टर। लिख देते हैं कि हियर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। इस तरह से हम लोग जान गए ये कोलिनियर वेक्टर है। यहां से देखना ए बी एंड सी डी कोलिनियर वेक्टर है इसमें, और इसमें क्या कहोगे, पहले वाले फिगर में क्या बोलोगे। चलो इस दोनों को एक साथ कर देते हैं। ये जो है इस केस के लिए हम लिख दिए, रुक जाओ इसको ऐसे कर लो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका हो गया इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया इस फिगर के लिए, ठीक है, ओके। और अब इसके बारे में तुम बोल सकते हो, यहां जो पिक्चर बनाया है आप इसके लिए लिख सकते हो कि यहां चूंकि ए बी वैक्टर तुम्हारा दिख रहा है, दूसरा तुम्हारा बी सी वैक्टर भी दिख रहा है, एंड ए सी भी आपको वेक्टर दिख रहा है। देखिए इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सी अगर लेते हो तो ए सी भी, तब कह सकते हैं ये भी आर कोलिनियर वेक्टर। ओके, इस तरह से क्लियर हो गया। अब देखो लाइक और अनलाइक वेक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका
लाइक वेक्टर, और यहाँ पर सीखेंगे अनलाइक वेक्टर। तो सबसे पहले लाइक वेक्टर पाते हैं। लाइक वेक्टर क्या कहोगे? ये जो कॉलिनियर वेक्टर है ना, ये जो कॉलिनियर वेक्टर, ऊपर के फिगर से काम कर लेते हैं। कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, बस कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, वो हो जाएगा लाइक। और अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो वो हो जाएगा अपोजिट। तो इसी बात को यहां लिख देते हैं। देखिए ऐसे लिख दो कि कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग, ठीक है, सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं जो वेक्टर दिखलाए हैं कि ए बी, बी सी एंड ए सी, ऊपर के पिक्चर को लिख देते हैं, है ना, फॉर द अबव फिगर जो खींचे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी एंड ए सी आर कोलिनियर, सॉरी आर लाइक वेक्टर, आर लाइक वेक्टर। यही तुम्हारा लाइक वेक्टर है, देख रहे हो ना, ये क्या है? तीनों तुम्हारा कोलिनियर है, यानी हैविंग सेम डायरेक्शन, याद रखना है, हैविंग सेम डायरेक्शन, कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, और केवल जोड़ देना कोलिनियर वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक इसके अपोजिट। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। देखिए, तो यहां से चलते हैं, यहां तक काम हो जाएगा मेरा। देखिए लिख देना कि कॉलिनियर वेक्टर, सब ठीक उसी को लिखना है, कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हो गया आपका अनलाइक। मतलब ऐसे मान लो ये लिखे हो ना, अगर मान लो ये तुम्हारा वेक्टर है, सपोज करो ये है तुम्हारा पी क्यू वेक्टर, और एक वेक्टर आपने यहाँ खींच दिया, मान लीजिए ये है, ऐसे उलट गया ना इसका साइन, यानी ये आपका आर एस वेक्टर है, मान लीजिए ये आर है, एस है, ठीक है, तब कह सकते हैं हियर, ठीक है, पी क्यू एंड एस आर, इनिशियल देन टर्मिनल लिखना है, ठीक है, जान के हम एस आर कुछ इस तरह से लिख दिया, आर एस लिख सकते थे, बट आपको दिखलाना था कि ऐसे लिखे, आर एस बच्चा आप नहीं लिख देना, ठीक है। तो दिस पी क्यू एंड आर एस, जिधर डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट पहले, देन फाइनल टर्मिनल पॉइंट लिखना है। इसी तरह एस आर, आर हो गया क्या? आर अनलाइक, आर अनलाइक वेक्टर, यही तुम्हारा हो गया अनलाइक वेक्टर्स। तो सीख गए। अब चलिए एक वर्ड अब आ रहा है, फ्री वेक्टर्स। ये क्या होता है? देखिए, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, सिंपल है। फ्री वेक्टर मतलब हुआ क्या? इनिशियल पॉइंट इसमें हो नहीं, है ना, हैविंग, मतलब इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ना हो, तो लिख देते हैं हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड, ओके। तो फ्री वेक्टर्स बारे में बोल दो, फ्री वेक्टर्स के बारे में आप बोल दो ऐसे, इसके बारे में बोल दो कि वेक्टर्स हैविंग नो, वो हुज इनिशियल पॉइंट, या क्या बोलो, हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड, इतना इस काम चल जाएगा। वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, बस ये हो गया, ठीक है, ये ए बी, ओके, ये हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा पोजीशन, अब यहां से तुम्हारा मेन टॉपिक का पार्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
बार बार बोल रहे हैं ये बात। फिर हम लोग सीखेंगे आगे वेक्टर का एडिशन। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर, एंड देन सीखेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो। ओके, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इतना पॉइंट करने के बाद हम लोग एग्जांपल्स को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो, तुम्हारे पास एक हमको यहाँ पर 3D फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक 3D। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने खींच लिया, चलो ऐसे, ठीक है, ये हो गया। 3D में आपका ये स्पेस है। और अगर मान लो तुम ऐसे नहीं दिखलाना चाह रहे हो तो ऐसे दिखला सकते हो। हटाओ इसको, देखो ये फिगर हम ले सकते हैं, ये ले सकते हो। यहाँ से ऐसे जानो, ये भी तो वही ले आ रहा है ना। ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको छोड़ देते हैं। देखो, और दूसरा हो गया तुम्हारा, यहाँ पर एक लाइन लेना होगा क्योंकि हम बना पाए आपका जेड एक्सिस को। ये हो गया आपका जेड एक्सिस। और एक लाइन हम लोग लेंगे जिससे कि पोजीशन वेक्टर सेट हो पाए। ठीक है, तो चलो ये लाइन है तुम्हारा, इसको यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा ऐसा ना लगे तुमको एक ही लाइन हम किए हुए हैं, थोड़ा सा कर्व कर दिए इसको। ठीक है, अब तो हो गया, टेढ़ा हो गया ना ये। तो मान लो, चलो एक जगह बनाओ पहले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है ना, यहाँ पर आपका ये रहा आपका एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट हम लिए हैं ना, ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है। P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। जैसे 3D में है ना, 2D में आप xy लिखते हो, 3D में xy z ऐसे दिखलाना होगा। इसका मतलब हो गया कि x से, ये जो x है, x से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, y मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग यहाँ r से ऐसे दिखलाएंगे, वेक्टर r से दिखलाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। तो यहाँ तो क्लियर कर दिए कि हाँ, एक चीज और, चलो इस बात को लिख देते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो इस पॉइंट का होगा ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखे हुए। और ये आई जे एंड के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए इस चीज को अब यहाँ मेंशन कर देते हैं आपके लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पिक्चर को देखो और अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। देखो, तो तुम्हारा हो गया, लिख सकते हो, इसी पॉइंट के लिए लिखते हैं। ठीक है, कि द पोजीशन वेक्टर
ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है, इज डिनोटेड बाई, देखो ये आर से डिनोट हम किए हैं, ठीक है, या ओपी इज डिनोटेड बाई ओपी, ऐसे वेक्टर ओपी या आर, क्योंकि यहां आर माने हो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये होगा एंड इज गिवन बाई, ऐसे लिखना कि ओपी बोलो या फिर आर बोलो, चलो इक्वल टू लिख दें, या चलो आर इज, ये क्या हो जाएगा, तो नीचे जो लिखे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया तुम्हारा। और ये रहा आपका मेन पॉइंट, इसको समझना है, ठीक है। और इसके बारे में अब क्या है, आई जे के, ये हो गया आपका आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसा आपको हम यहां बताएं, वेयर देखो वेयर, हाँ वेयर लिख दो, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर, हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, along vectors along x y and z एक्सिस, बस इतना ही समझना है, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर जो है ना एक्स वाई जेड, ये कहलाएगा आपका स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई वाई जे एंड जेड के ये आपका कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट। तो इस चीज को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, हियर x y and z are called scalar component, है ना, scalar components and सुनो किसका, एंड देखो चलो ये तो हो गया है, एंड एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर, ये जो पोजीशन वेक्टर जिसका लिखे हो, और वेक्टर आर, हो गया। तो यही चीज जानना था आपको, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर विथ इट पोजीशन मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन, जिसमें पता रहे। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग सीखेंगे, चलो इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, इस चीज की अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपका मेंशन हो चुका है ऊपर। नोट्स को एकदम साफ सुथरा रखो ताकि कहीं डाउट ना हो। चलो लास्ट में सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। यहां पर हम लोग इसका ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे, दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, तो बाय ट्रायंगल लॉ हम लोग काम कर लेंगे। सपोज करो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये, मान लो एक वेक्टर है और एक वेक्टर और दे देते हैं, मान लो एक वेक्टर ये है, देख रहे हो ना, ये तुम्हारा है वेक्टर ए से एंड ये है वेक्टर बी, ओके। तब चलो यही शॉर्टकट बताते, देन अब एडिशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए बना देना है, फिर आपको यहां पर वेक्टर बी भी बना देना है। चलो हम यहां पर बना देते हैं, ठीक है, उठाकर रखना है तो यहां पर बना दिए, ये हो गया आपका वेक्टर बी। और इससे जो मिलाएंगे, पता नहीं ये मिलेगा नहीं, एक बार में नहीं होगा, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से
देखिए ये जो है, ठीक है, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए का डायरेक्शन देखो इधर है, बी का डायरेक्शन देखो ऊपर की ओर जा रहा है, बट सी जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यही ए प्लस बी का तुम्हारा एडिशन देगा सी, ठीक है ना। इसी चीज को जानना है, यानी सी जो हुआ ये वेक्टर, यही आपका एक्चुअली ए प्लस बी है। यानी सम ऑफ वेक्टर को हम लोग इस तरह से दिखलाते हैं। तो चलिए इस बात को यहां भी लिख देते हैं कि इसी चीज को लिख सकते हैं। अगर मान लो ये O है, ये A है और ये तुम्हारा पॉइंट B है, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से क्या लिखोगे, OA प्लस AB इक्वल टू तुम्हारा हो गया OB, ठीक है। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB देखो ऐड कर दिए, और अपोजिट डायरेक्शन में OB ये इसका है ना, ये इसका एडिशन दे रहा है। यानी ऊपर जो दिखलाए हैं अगर C है तो C वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यही आपका हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन, लिख दें। देखो लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मतलब यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। अब चलिए, अब क्या है कुछ लॉस के बारे में जानते हैं। जैसे पढ़ते आ रहे हो ना सब में, कमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब के बारे में हमको जानना है। तो देखिए लॉज ऑफ एडिशन हम लोग, चूंकि ये रिवीजन राउंड आपका चल रहा है इसीलिए शॉर्टकट में हम लोग निकल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा कि वेक्टर ए में अगर तुम वेक्टर बी को जोड़ोगे ना, तो तुम बी को वेक्टर ए के साथ जोड़ो तो बात बराबर। और इसको चूंकि ये क्या होता है ना, पोजीशन बदल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ऑर्डर बदल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसी तरह दूसरा लॉ आपका है कि अगर आप वेक्टर ए में जोड़ देते हैं वेक्टर बी प्लस सी को, तो ये ब्रैकेट बदल दो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बोलो तो बात बराबर। और इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव लॉ ये हो गया। इसी तरह इसका थर्ड लॉ है, देखो इसका थर्ड लॉ है तुम्हारे पास कि अगर ए में, वेक्टर ए में अगर आप जीरो वेक्टर को जोड़ देते हो या जीरो वेक्टर को ही ए में जोड़ देते हो तो बात बराबर ए ही आएगा। तो जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये हो गया जीरो को हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। हियर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी ठीक है, किसका, ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। तो इसी तरह से फोर्थ नंबर मेरा हो जाएगा, अगर वेक्टर ए में निगेटिव ऑफ ए यानी निगेटिव वेक्टर को जोड़ देते हो या निगेटिव वेक्टर में ही वेक्टर ए को जोड़ देते हो तो दोनों जोड़ने में तुम्हारा जीरो वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है तुम्हारा एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी जीरो ला दिए तो हम कह सकते हैं कि हियर निगेटिव वेक्टर है ना ए इज कॉल्ड क्या बोले, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को देख लिए। चलो इसको भी बंद कर दो। तो यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब
क्योंकि इसी पर बेस्ड जो अभी लॉज लिखे हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो देखो क्या है, देखो एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे पास इफ ए बराबर हम बोल दें x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। एंड b बराबर आपको बोल दें अगर x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देन क्वेश्चन है कि पहला नंबर कि a प्लस बी क्या होगा, यानी दो वेक्टर है ना ए बी, इसका एडिशन क्या होगा। तो बस सबसे पहले तुम इसको लिख देना, सबसे पहले तुम इसको लिख देना, फिर प्लस इसको भी लिख देना, और देन क्या करना है, दोनों में i का जो कांस्टेंट कॉमन होगा, ठीक है ना, यानी x1 प्लस x2 ये i के साथ है तो यहाँ i हम कॉमन ले, जब जोड़ोगे तो i कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये i कैप यूनिट वेक्टर को हम कॉमन लेते चले जाएंगे, यानी i j k को कॉमन लेते चले जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से y1 लिए और फिर यहाँ से y2 लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा j कैप के साथ कॉमन हो गया। फिर प्लस देखो यहाँ से तुम z1 लोगे k का जो स्केलर कंपोनेंट है, और यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट z2 है और k कैप, इस तरह से यही आपका एडिशन हो गया, सिंपल। अगर दूसरा आपसे कहें कि इसका डिफरेंस बताओ, यानी a माइनस बी बताओ क्या होगा, तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, चलो एक लिख के दिखलाते हैं। इसमें तुम पहले a वाले वेक्टर को लिख दोगे x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, और इसमें घटा देना है x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये सब के सब जो अंदर है ना प्लस, इसमें सब के सब माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तब तो तुम i के साथ देखोगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, i कॉमन हो जाएगा। अब इसी तरह सब में प्लस, फिर देखो प्लस ये y1 लेते हो j के लिए, फिर यहाँ पर माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है, j के लिए। फिर प्लस अगर z आप लेते हैं z1 तो z1 माइनस z2, और इसका हो गया यूनिट वेक्टर k, ठीक है। तो यहाँ k कैप, तो ये तो सीख गए एडिशन सब्सट्रैक्शन। और चलो एक और कर लेते हैं, इसका हम लोग स्केलर मल्टीपल करके दिखाते हैं तुमको। एक हो गया थर्ड नंबर में, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक मल्टीपल स्केलर मल्टीपल लेमडा दे देते हैं और a आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो आपको पहले लेमडा लिख देना, और जो वेक्टर a है यानी x1i प्लस y1j प्लस z1k बराबर, अब क्या करो, सब में ये जो स्केलर मल्टीपल है सबके साथ वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये लेमडा x1i बन जाएगा, ठीक है, प्लस लेमडा y1j बन जाएगा, प्लस लेमडा z1k कैप हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ब्रैकेट के साथ लिखिए, ऐसे लिखिए, बात बराबर, यहाँ z1 है, तो ये तुम्हारा हो गया मतलब मल्टीपल। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आएंगे कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जैसे मान लो सिंपल तुम ऐसे समझो कि जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस बी जे, है ना, क्या लिखा गया, प्लस बी जे प्लस सी के। मान लो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट के लिए, यानी मान लो पॉइंट वो P है, ए बी सी हम ले लिए पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो यहां पर क्या कहोगे, इसका जो स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है, वो डायरेक्शन रेशियो देगा। क्लियर, डायरेक्शन रेशियो मींस क्या हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट, और इसके यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा
वो तुम्हारा कल आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। मतलब यहां पर तुम कह सकते हो कि ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। मतलब इस वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है ना वो तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और इस वेक्टर के लिए यानी वेक्टर आर के लिए जो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे निकलता है, वेक्टर आर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, अभी अभी बताए, वेक्टर आर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये जब डिफाइन कर लोगे, मान लो आर के वेक्टर क्या है, यहां तुम्हारा ए आई है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है ना, डिवाइडेड बाई जब मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबके साथ ये मान लो एलसीएम मान लोगे तो ए बाई दिस ये हो गया आई के साथ, यानी ये तुम्हारा आई के साथ देखो आर का ये स्केलर कंपोनेंट है तो यही तुम्हारा अब बन गया डायरेक्शन कोसाइन। उसी तरह बी बाई लिखोगे, फिर आप सी बाई लिखिएगा ए अंडर रूट ये तीनों जो हुआ ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया है ना फॉर दिस वेक्टर आर। चलो इस चीज को अब लिख के तुमको दिखलाते हैं। सिंपल हो गया कि इस कोई भी गिवन वेक्टर का जो आई जे के का स्केलर कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, और इस वेक्टर का यूनिट जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर के लिए जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो हमारा कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो इस चीज को साफ सुथरा आपके लिए लिख देते हैं यहां पर, देखिए चलिए ऐसे समझो। तो फॉर अ गिवन वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं फॉर अ गिवन, मान लीजिए वेक्टर है आपके पास वेक्टर आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर है। तो कह सकते हो कि नाउ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, देन डायरेक्शन रेशियोज का मतलब हो गया लो मीन्स स्केलर मल्टीपल ऑफ आई जे एंड के, ठीक है, क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट लिख दें। डायरेक्शन रेशियो मीन्स अभी जो बताएं लिख सकते हो, मीन्स ऐसे लिखो स्केलर components of the given vector जो भी होगा, यहां तुम्हारा वेक्टर आर है तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी है ना, लिख सकते हो कि हियर फॉर वेक्टर आर ए बी एंड सी आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो को डी आर केवल कह देते हैं, ठीक है, डी रेशियोज ऑफ आर वेक्टर आर। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि यहां से देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ना, ये डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन के बारे में क्या बताएं कि इस वेक्टर का जो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर कि एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, मीन्स या ऐसे भी लिख दो डायरेक्शन कोसाइन किसका, गिवन वेक्टर का ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर आर, इसका मतलब हो गया मीन्स the scalar component of
स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। अब समझ में आया, इट्स मतलब क्या, इट्स मतलब द गिवन वेक्टर, है ना, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर आर, ठीक है, इसका क्लियर। तो चलो इसको कैसे, हाँ इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो ऐसे समझो, देखो तुम्हारे पास ये जो आर है ना, तुम्हारे पास हियर आर जो है ये आपके पास लिखे हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही है ना आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो ऐसे लिखे हैं, तब लिखेंगे कि देन आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर कैप हो गया यूनिट वेक्टर, मीन्स हो गया वेक्टर आर अपॉन ये चलो एक स्टेप जोड़ ही देते हैं, पहले फार्मूला लिख दो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तब तो हम लोग कहेंगे ये फार्मूला है ना, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला जब हम सीखे थे अभी अभी, तो यहाँ से तो अब लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आर, तो आपके पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो गया, जब मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो मेरा मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, यानी ये आपका आर कैप है, दिस इंप्लाइज आर कैप इज ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आई कैप, फिर प्लस अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ये एलसीएम मान लो वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जे कैप फिर प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप, यहाँ तो हो गया। यानी इस पोजीशन वेक्टर को इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिख सकते हैं, और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऐसे, ठीक है, और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। तो इसका जो देख रहे हो ना आई जे के का जो कांस्टेंट, ये जो स्केलर कंपोनेंट आ रहा है, यही तुम्हारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसी चीज को आपको लिख देना है। देखिए लिख देते हैं, शो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में इस तरह डीसी लिख देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर कौन कौन सा हो गया, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड तीसरा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हो गया आपका डायरेक्शन। एक चीज, एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन के लिए, अगर आप इसको कहते हो, अगर आप इसको कहते हो एल, अगर आप इसको कहते हो एम, और अगर आप इसको कहते हो एन, तो नोट कर लेना बच्चा कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, मान लो ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, देन हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इस चीज को हम लोग आगे जब 3D पढ़ेंगे ना वहां पे कर देंगे क्लियर, अभी आप यहीं पे समझो इतना ही, ठीक है।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। और यहां भी ध्यान देना है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, तो ये भी आपका ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये हो गया एक्चुअली ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और यहां हो गया तुम्हारा यहां पर हो गया तुम्हारा ये जो पॉइंट है, देखो ये ABCR डायरेक्शन रेशियोज, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग सीख गए किसी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सिंपल कहना, डायरेक्शन रेशियो जब भी आए तो गिवन वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो उसका डायरेक्शन रेशियोज हो गया, और जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो कहना जो गिवन वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और उस यूनिट वेक्टर का जो हमारा स्केलर कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। और कैसे यूनिट वेक्टर निकलेगा, तो आपके पास डिफिनीशन है, किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर को दैट वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड से डिफाइन करिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये भी सीख गए। और एक बात चलो और लिखते हैं, अगर वेक्टर हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर मान लो कोई मतलब दो पॉइंट को मिला रहा है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, तो उसका हमको निकालना है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। तो सुनो यहाँ पर क्या लिख दें कि ये नोट नंबर 1 कर दें, या चलो नेक्स्ट हेडिंग ही दे दें, चलो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग ही दे देते हैं, यहाँ पर तुम्हारा एक हेडिंग ही दे दिया जाए, क्यों ना। चलो ऐसे समझो कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। और वो पॉइंट आपका हो गया, मान लीजिए, चलिए इसका नाम पहले देखते हैं। पॉइंट हो गया ए, और इसके यहाँ तो लिखना मुश्किल है, देखते हैं AX1, ठीक है, AX1 देखो, चलो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर, है ना, साथ साथ नहीं हो सकता है, तो यहाँ हम अपनी पेन से ही लिख दे रहे हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मान लीजिए वो पॉइंट है AX1 Y1 Z1 एंड BX2 Y2 Z2, तो इसको बोल सकते हो गिवन बाई ऐसे देना। ये हो गया इंपॉर्टेंट नोट करो, ठीक है, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर दिस इज 2। तो यहाँ पर कह सकते हो, चलो एक पहले खींच के दिखा देते हैं, ये पॉइंट तब निकालना सही से। ये मान लीजिए आपके पास AX1 Y1 Z1, ठीक है, ये हो गया BX2 Y2 Z2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ AB क्या होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो तुम्हारा वेक्टर गिवन है, तो लिख सकते हो कि देन AB बराबर तुम्हारा क्या होगा, तो ये जो स्केलर कंपोनेंट दिख रहा है ना, इसका डिफरेंस के साथ हम लोग यूनिट वेक्टर IJ के लगाएंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1
आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। हो गया, ये इस तरह से लिख देना, ठीक है। या फिर देखो, या फिर ये हम कैसे किए, ये हम लिए हैं इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का वेक्टर ए बी को हम लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी भी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से घटा दो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही। और क्या लिखना चाहोगे? इतना तो सीख गए। और अब है, यहां तक तो आपका हो गया। चलो अच्छा, ये बता सकते हो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा जब दो पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करे? तो इसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चूंकि आपको ये वेक्टर ए बी मिल गया है ना, ये वेक्टर ए बी आपको मिल गया है, पोजीशन वेक्टर घटाने पे जो मिलेगा वेक्टर मेरा यही होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए बी मिल गया है। तो मेरा क्वेश्चन है, देखो मेरा क्वेश्चन है कि देन इट्स डायरेक्शन रेशियो लिख दो। डायरेक्शन रेशियोज इट्स मतलब क्या है, ए बी का बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसको लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे साथ। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ये तुमको ढूंढना है क्या होगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा? आर, बताइए क्या बोले थे? ए बी ये वेक्टर है और आई जे के का जो स्केलर कंपोनेंट है वही इसका डायरेक्शन रेशियो हुआ। तब तो कह सकते हो आर x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। हो गया, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो गया। और जब बोलेंगे एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, इट्स मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, ठीक है ना। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, यानी कह सकते हो देन इट्स यूनिट वेक्टर, मीन्स ए बी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर आप इसको आर बोलते हो तो ये हो जाएगा आपका वही वेक्टर ए बी और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मीन्स दिस वन ए बी का मैग्नीट्यूड। और बस ये फाइंड करो, आंसर आ जाएगा। सुनो, तो यहां तो तुमको ए बी दिख ही रहा है, ए बी दिख रहा है ना, ए बी इतना बाई डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे, ठीक है। ये अगर आर आ गया है तो बस लिख देना, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, सबको लिखना पड़ेगा या कर लोगे? शॉर्टकट में लिख दें, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ये तो हो गया तुम्हारा, ऐसे निकाल लेना। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख दो, यूनिट वेक्टर तो फाइंड कर लेना। अब हम फाइंड नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे लिख देते हैं, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर हो जाएगा। पहला क्या है, x2 माइनस x1 बाई, ये आर हो जाएगा, यानी ये जो निकालोगे ना ए बी, यानी कि ये निकाल लेना, ठीक है। ये निकाल लेना, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये हो गया। दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई आर एंड z2 माइनस z1 बाई आर, ओके। और लिख दें वेयर आर इज अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये डायरेक्शन कोसाइन भी खत्म हो गया। चलो, तो ये सब हम लोग आज सीखे। क्या क्या सीखे, एक बार स्लाइड को पूरा दोहरा देते हैं। हमने क्या किया आज? सबसे पहले हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, इसके डिफिनीशंस को, फिर यूनिट वेक्टर को क्या होता है, फिर हमने इसका एग्जांपल लिया। उसके बाद इक्वल वेक्टर क्या होता है, जीरोज या नल वेक्टर क्या होता है, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है ना, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट क्या होता है, वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स इसके बारे में देखे लॉज ऑफ एडिशन को लेकर, फिर रेशियो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर क्या होता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कुछ नोट्स भी आपको मिला, 2 पॉइंट को मिलाने वाले का कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, और ये तो ये रहा ऑल अबाउट दिस। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको भी करना है, ठीक है। देखो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक काम करो, चलो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहीं छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलिए ठीक है।